हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में लोग पढ़ेंगे संपूर्ण पैरागोजी एकदम ज़बरदस्त तरीके से। जो पॉजिटिव और निगेटिव टैक्स वर्ड्स होते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही आप लोग का कवर हो जाएगा इस वीडियो से। जितने पैरागोजी 75 नंबर के आते हैं सब आप लोग के माइंड में फिट हो जाएगा अगर ये आप लोग देख लिए पॉजिटिव और निगेटिव टैक्स वर्ड। हर पॉजिटिव और निगेटिव टैक्स वर्ड्स के बाद एक प्रश्न रखे हैं जो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं। तो आपको इस पैरागोजी की क्लास देखने के बाद आपको अलग से प्रैक्टिस सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हर एक पॉइंट के बाद जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है सब लेकर आए हैं। प्रश्न भी हर एक निष्क्रिय, निगेटिव, पॉजिटिव जो सक्रिय है, हर एक पॉइंट जितनी भी है पूरा निचोड़ है। समझिए कि ये सीटेट के एग्ज़ाम के लिए पूरा का पूरा निचोड़ है। तो चलते स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। पूरा आज मैराथन क्लास होगी। इसको देखने के बाद आप लोग अपने अपने आप को जांचने के लिए भी PYQ सॉल्व कर सकते हैं और देखिएगा एक भी प्रश्न आप लोग का गलत नहीं होगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। और इसका PDF लेने के लिए, इसका ई-बुक एकदम सेम यही कंटेंट लेने के लिए वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि कैसे आप लोग का इसको ई-बुक आप लोग को मिलेगा। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिए, निगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स, असंदर्भित और अर्थहीन, ये क्या है? जो हमारी अधिगम जो लर्निंग होती है अधिगम, उसको असंदर्भित अर्थहीन जहाँ दिखे तुरंत वो गलत हो जाएगी। क्या होगा? विभिन्न संदर्भों में यानी कि संदर्भित होता है और उसका एक अर्थपूर्ण मीनिंग निकल कर आती है। तो इस पे कैसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है देख लेते हैं। जितना निगेटिव टैक्स वर्ड्स और पॉजिटिव टैक्स वर्ड्स है बस आप लोग माइंड में रट्टा मार लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि हर एक प्रश्न सीटेट के एग्जाम में आप लोग मोए मोए बना देंगे। तो अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण, देखिए अर्थपूर्ण और संदर्भित, तो ये तो हमारा सत्य हो गया। लेकिन असंदर्भित आ गया और यहाँ पे अर्थहीन आ गया तो ऑप्शन ये मेरा गलत हो जाएगा। अर्थपूर्ण और असंदर्भित, अर्थपूर्ण तो सत्य है लेकिन असंदर्भित आ गया, ये भी गलत। यहाँ भी संदर्भित सत्य है लेकिन अर्थहीन आ गया। तो हमारी अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? उसका अर्थ निकले संदर्भित हो, यानी कि जो मीनिंगफुल निकल कर आ रही है वही मेरा एप्रिसिएट आंसर होगा। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? तो अर्थपूर्ण और संदर्भित। देखिए त्रुटियाँ, बहुत लोग गलत मान लेते हैं त्रुटियों को, लेकिन पॉजिटिव इसको त्रुटियाँ, गलतियाँ, जो बच्चे त्रुटि करते हैं, जो गलतियाँ करती हैं, उनकी जो एरर निकल कर आती हैं, कभी भी इनको अनदेखा नहीं करना चाहिए और उन त्रुटियाँ गलती करने देना चाहिए, क्योंकि गलती करने ही बच्चे के जीवन में एक क्या है, अनोखा पल है। तभी वो जितनी गलतियाँ करेंगे उतनी से ज़्यादा वो ज़्यादा क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इस पर क्वेश्चन कैसे ट्रेंड किया हुआ है? तो त्रुटियाँ, गलतियाँ, एरर, कभी भी इसको निगेटिव मत मानिएगा, ये पॉजिटिव है। तो देख लीजिए NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देख लेते हैं नेक्स्ट। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए, देखिए जहाँ डांटने की बात आ जाए, जहाँ बच्चों की दंड व सजा कर देने की बात आ जाए, जितने ये टैक्स वर्ड्स है सब हम लोग रखे हैं आगे, सब आगे। दंड, तुलना, वर्गीकरण, सेग्रेशन, जितना मतलब अलगाव है कभी भी नहीं करना है। तो क्या है? यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, गलत हो जाएगा। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। क्या हुआ? समाधानों में को पहचानने में सहायता करती है, हमारा सत्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए बात आ गई है। तो कभी भी बच्चों को हम सेग्रेशन नहीं करेंगे। जहाँ तुलना की बात आ जाए, वर्गीकृत करने की बात आ जाए, दंड, सजा, भय सब आगे रखे हैं। जितना दंड, सजा, भय है सब आगे हम एक एक कीवर्ड रखे हैं। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि आप लोग को यहाँ इसका ई-बुक कैसे मिलेगा। तो यह कक्षा से बच्चों को
कुछ बच्चों को हटाने के लिए कह रहा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। देखिए निगेटिव और पॉजिटिव, देखिए जहाँ रटने की बात आ जाए, जहाँ याद करने की बात आ जाए, जहाँ रोट मेमोरीज अगर जिस ऑप्शन में दिख जाए वह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि एनसीएफ 2005 और एनपी 2020 यही कहती है कि कभी भी रटन प्रणाली न हो, कभी भी याद करना रट्टा मारना न हो, रोट मेमोरीज न हो। क्योंकि हमारा जो लेवल बनता है वो अंडरस्टैंडिंग समझने पे आधारित हो बच्चों के। और सीबीएसई वालों ने भी क्या किए हैं, सीबीएसई वालों ने भी यही कह दिए हैं कि जो सीटेट के एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चनें बन रही हैं, सीटेट के एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामें हो रही हैं उसमें क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल होनी चाहिए, यानी कि समझ आधारित प्रश्न होनी चाहिए, ना कि कंटेंट फैक्ट हो। इसीलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया गया है और अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाया गया है। तो जहां आप लोग को रटना दिखे, याद करना, रोट मेमोरी, जहां ये सब दिखे जिस ऑप्शन में, तुरंत वो गलत हो जाएगा। तो चलते हैं इस पे देख लेते हैं कैसे ट्रेंड करता है। देखिए विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए, परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना। देखिए जहां भय आ गया तुरंत वो गलत हो जाएगा। कभी भी भय पैदा करने के लिए नहीं करना चाहिए, और ना ही दंड देना चाहिए, ना सजा देना चाहिए, पनिशमेंट, जहां ये सब दिखे तुरंत गलत हो जाएगा वो ऑप्शन। तो रटकर, देखिए यहाँ पे रटकर याद करने की बात आ गई, तुरंत गलत मार दीजिएगा। चाहे पेपर 1 पेपर 2 किसी में भी, ये सब जितना एसएसटी ईवीएस हर एक सब्जेक्ट में आप लोग को ये सब कीवर्ड मिलेगा। तो रटकर याद करने पर बल देना, तुरंत गलत मारिए। निष्क्रिय शून्य, देखिए निष्क्रिय आ गया, ये भी गलत हो गया। पैसिव, तो हमें निष्क्रिय रूप से नहीं सुनना है, सक्रिय रूप से सुनना है। और अध्यापक भी निष्क्रिय होकर नहीं पढ़ाएंगे, वो भी, दोनों का एक्टिव होना जरूरी है, अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों का। तो किसी एक का भी निष्क्रिय आ गया तुरंत वो गलत हो जाएगा। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, तो बच्चों को क्या है पूर्व ज्ञान से, वो ये नहीं कि बच्चे जब आते हैं क्लास में तो कुछ न कुछ ज्ञान लेकर आते हैं, खाली स्लेट होकर नहीं आते हैं, ब्लैंक पेपर नहीं रहते हैं। तो इतना समझ, जहाँ खाली स्लेट भी आ जाएगा वो भी गलत हो जाएगा। आगे ये भी हम रखे हैं, एक भी की वर्ड नहीं रखे हैं, सब के सब निचोड़ इस मैराथन क्लास में है। तो बस आप लोग ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और आप लोग के लिए ऐसे ही मैराथन क्लास अब हम लेकर आते रहें। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सत्य हो जाएगा, बच्चों के पूर्व ज्ञान के से संबंध जोड़ना है। चलते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए निगेटिव, जहाँ जिस ऑप्शन में दंड दिखे, सजा दिखे, भय दिखे, पुरस्कार की बात करता हो, रोजगार की बात करता हो और नौकरी की बात करता हो, तुरंत गलत हो जाएगा। चाहे एसएसटी का पेपर हो, चाहे सीडीपी का हो, चाहे ईवीएस मैथ, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, तो अगर जहां रोजगार की बात कर दे, नौकरी की बात कर दे, पुरस्कार यानी कि भौतिक पुरस्कार की बात कर दे, दंड सजा भय, ये सब जितना आ जाए, उच्च ग्रेड नंबर ग्रेडिंग के लिए बात कर दे, तुरंत वह गलत हो जाएगा। क्योंकि बालक को कभी भी पनिशमेंट फियर नहीं करनी है। अगर कोई बालक कक्षा में अगर गलतियां त्रुटियां कर भी देता है तो अनदेखा नहीं करनी चाहिए और उन्हें दंड सजा भी नहीं देनी चाहिए कभी भी। तो याद रखेगा, ये जहां भी जिस ऑप्शन में दिखे तुरंत उसको गलत मार दीजिएगा। तो चलते हैं इस पे देखते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार, देखिए भौतिक पुरस्कार आ गया, तो हर एक काम के लिए उसे भौतिक पुरस्कार देना अच्छा नहीं है। हाँ, अगर कुछ काम वो कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो उसको शाबाशी, गुड, वेरी गुड, ये सब दे सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं ये काम करिए, आप कक्षा में अच्छे, क्लास में अच्छा नंबर लेकर आइए, आप उसको पुरस्कार देंगे, नहीं हम आपको गाड़ी देंगे, खिलौने देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो भौतिक पुरस्कार ये सब कुछ नहीं। जहां पुरस्कार की बात दिखे तुरंत वो ऑप्शन गलत मार दीजिएगा।
केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान प्रबल मध्य, केवल जहाँ आ गया, ओनली आ गया, वो भी हमारा गलत हो जाएगा। केवल केवल सिर्फ जब पार्टिकुलर उसी के ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़िएगा कि केवल शब्द उसी के लिए पूछ रहा है तभी केवल मारिएगा, वरना केवल क्या है, ये निगेटिव है। आगे ये भी हम रखे हैं, एक एक वर्ड्स रखे हैं, एक एक शब्द रखे हैं, ऐसा कोई नहीं आपका छूटेगा जो निगेटिव पॉजिटिव है, सब इसमें पूरा निचोड़ है। सीटेट का पूरा हम एकदम ख़त्म कर देंगे और आप लोग के माइंड में बैठा देंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या है। और इसका आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखिएगा कि इसका ई बुक कैसे, एक बार वीडियो देख लेंगे और इसको पीडीएफ यानी पीपीटी से आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, जो आप लोग के लिए 75 नंबर कहीं नहीं गया है। ये आप समझ गए तो सीटेट का एग्जाम आप लोग धुआं धुआं मचा देंगे। तो ये गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं उन्हें दंडित देकर, हम क्या बताएंगे, कभी भी बालक को दंडित नहीं देना है और उनके गलत जो उत्तर निकल कर आ रहे हैं, त्रुटियों को, उनको अनदेखा नहीं करना है, ना ही अस्वीकार करना है, उसको पॉजिटिव मारना है। बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके गलत करने दीजिए, क्योंकि गलत करने का उसके ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। जितनी गलती करेगा उतनी सीखेगा। तो इसको गलत को, जो त्रुटियां हैं उसको पॉजिटिव माना गया, निगेटिव नहीं। तो अस्वीकार नहीं करेंगे और ना ही कभी उन्हें दंडित देंगे। 3 तो हमारा ऐसे ही खत्म हो गया। तो ऑप्शन 4 बचा। अगर आपको सीटेट के एग्ज़ाम अगर देना है तो आप पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, चारों ऑप्शन देखिएगा। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मान लीजिए आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करिएगा, चारों ऑप्शन पढ़िएगा। नहीं भी आ रहा है तो आप उसमें से छांटिएगा कि कौन सा गलत है। तो गलत ऐसी कीवर्ड छांट देंगे और आप लोग को मिल जाएगा उत्तर, वही मार दीजिएगा। तो बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये हम ऐसे पीपीटी तैयार कर लेकर आए हैं कि हर पॉजिटिव निगेटिव के बाद ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ प्रश्न है, अपने मन से हम नहीं लेकर आए हैं, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। और इसको तैयार करने के लिए पूरा हम खोजे हैं पीवाईक्यू से कि ये कहाँ किस जगह बैठेगा। तो सोचिए कितना मेहनत से इस पीपीटी को तैयार किए हैं कि हर पॉजिटिव निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स के बाद कौन सा प्रश्न लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। तो इसके पीछे मेहनत बहुत लगी है दोस्तों। तो बस आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इसका ई बुक आप लोग, हम लास्ट वीडियो में बताएंगे कैसे आप लोग को प्राप्त होगी। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए निगेटिव और पॉजिटिव, तो जहां निष्क्रिय दिखे तुरंत उसको गलत मार दीजिएगा। चाहे शिक्षार्थी हो चाहे अध्यापक हो, कोई भी निष्क्रिय रूप से ना ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है और ना ही शिक्षा दे सकता है। दोनों को एक्टिव होना बहुत जरूरी है, ना कि पैसिव। तो पॉजिटिव क्या है हमारा, सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है। अध्यापक भी सक्रिय रूप से पढ़ाएंगे और बालक भी पढ़ेंगे तो सक्रिय रूप से। बालक या शिक्षार्थी दोनों में से किसी का भी अगर निष्क्रिय दिख गया तुरंत वो ऑप्शन गलत मार दीजिएगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं। क्या शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं रहती है? शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय। देखिए यहाँ पे एक निष्क्रिय आ गया, तुरंत गलत मारिए ऑप्शन। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका तो होती है, लेकिन साथ साथ विद्यार्थी भी सक्रिय रहेंगे। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका, देखिए यहाँ पे विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका हो गई, लेकिन शिक्षिका यहाँ पे निष्क्रिय कर दिया, ये भी गलत। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो एक्टिव रूप और पैसिव रूप, कहाँ हमें पैसिव देखना है, कहाँ एक्टिव देखना है, ये आप लोग देखिएगा। निष्क्रिय जिस ऑप्शन में दिखे तुरंत उसको धुआं से हटा दीजिएगा और जहां सक्रिय दिखे तुरंत आप लोग मोह कर दीजिएगा उस प्रश्न का। देखिए निगेटिव, जिस ऑप्शन में आप लोग को मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड दिखे, पेपर पेंसिल टेक्स्ट बुक, पेपर पेंसिल के साथ टेक्स्ट बुक आ जाए। रिगिड यानी कि कठोर, कभी भी जो हमारी पाठ्यक्रम अगर तैयार भी करनी है तो कभी रिगिड कठोर नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल लचीला होनी चाहिए। क्योंकि अगर पाठ्यक्रम यानी कि जो हमारे कक्षा कक्ष के दौरान जो पाठ्यक्रम की वस्तुएं बनाई जा रही हैं
उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की बात, लचीला करने की बात, यानी फ्लेक्सिबल करने की बात की गई है। वहाँ पे बोझ नहीं देंगे, बढ़ाएंगे नहीं। बढ़ाने की बात कर जाए पाठ्य पुस्तकों को, तभी भी गलती हो, गलत मानेंगे उसको। तो जहाँ आप लोग को मानकीकृत दिखे, पेपर पेंसिल अगर आ जाए पेपर पेंसिल की बात, वो भी गलत हो जाएगी। रीढ़ नहीं यानी कि कठोर, ये भी सब दिखे तुरंत गलत। कैसा फ्लेक्सिबल लचीलापन होना चाहिए, देख लेते हैं। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तु परक। देखिए एक शब्दोत्तर वस्तु वाले परक तुरंत गलत हो जाएगा। देखिए मानकीकृत आ गया, ढाई से नहीं, गलत मारेंगे। मात्र स्मरण, देखिए रट्टा मारने की बात आ गया, ये भी गलत। तो सहयोगी प्रायोजित कार्य, कोलैबोरेटिव रूप से जो हम कार्य करते हैं वो बेस्ट होगा, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सहयोगी प्रायोजित कार्य, ऐसे ही आप लोग को ऑप्शन खोजना है। तो आप लोग देखिए इसको अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा, समझ कर रट्टा मारिएगा कि पॉजिटिव कौन सा है, निगेटिव कौन सा है, आपको पेडागोजी एकदम समझ में आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को माध्यम से जुड़े रहिए अंत तक। अब मैराथन क्लास आती रहेगी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए निगेटिव वर्ड्स, अगर आपको केवल सिर्फ ही ओनली, क्या अगर पार्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए केवल शब्द लगा रहा है तब तो हम प्रश्न के हिसाब से सही करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ, केवल सिर्फ ही ओनली अगर जहां दिखे ऐसे तुरंत गलत मार दीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ है ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? क्या सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक। देखिए याद करने की बात आ गई, तुरंत गलत हो जाएगी। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है, सक्रिय एक्टिव आ गया, जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। बिल्कुल, हमारा यहाँ पे क्या है, निगेटिव कहीं नहीं मिला है, तो हमारा सत्य हो गया। अधिगम को केवल पेपर पेंसिल, देखिए केवल मिल गया, पेपर पेंसिल भी आ गया, मानकीकृत भी आ गया, भर भर के निगेटिव आ गया। तो क्या ये गलत होगा? ऐसे ही गलत हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। तो क्या केवल शिक्षक द्वारा और कहीं से नहीं, पुस्तकों से नहीं, गार्जियन से नहीं, अभिभावकों से नहीं, नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ शिक्षकों से? देखिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, 2 ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा, 4 गलत हो गया। अब देखिए, जिस ऑप्शन में आप लोग को वेधन क्षमता दिखे और अभ्यास, यानी कि वेधन और अभ्यास दिखे, ड्रिल एंड प्रैक्टिस दिखे, तुरंत वो ऑप्शन गलत मारकर निकलिएगा। फिर से बता रहे हैं कि जिस ऑप्शन में आपको वेधन और क्षमता या वेधन अभ्यास और क्षमता दिखे, तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस दिखे, तुरंत वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? देखिए दंड का प्रयोग करके, क्या आप दंड देंगे, क्या आप सजा देंगे, क्या आप भय करेंगे? जहां ये सब दिखे आप लोग को, तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बहु या विभिन्न, क्या बहुत प्रकार से या विभिन्न प्रकार से उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। देखिए हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। और बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर, क्या आप रट्टा मारने के लिए कहेंगे? देखिए ऑप्शन ऐसे ही मिलेगा, दंड मिला, रट्टा मिला, देखिए वेधन और अभ्यास मिला, वेधन और अभ्यास मिला, तुरंत गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बचा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बहु या विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। इसको 1 से 2 बार आप लोग देख लेंगे, आपके माइंड में जब बैठ जाएगी और जब सीटेट का एग्जाम देंगे तो आप लोग को आइडिया चलेगा कि हाँ ये कैसा वीडियो हम लोग देखे हैं। देखिए निगेटिव वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड, हतोत्साहित यानी कि डिस्करेज, प्रोत्साहित यानी कि इनकरेज। तो
तो कभी भी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करनी चाहिए, यानी कि डिस्करेज नहीं करनी चाहिए। उन्हें क्या करनी चाहिए? प्रोत्साहित करनी चाहिए, इनकरेज। अगर मान लीजिए कोई बच्चा, 2 बालक हैं आप लोग के क्लास में, एक अच्छा नंबर लाया, एक कम लेकर आया, तो आप उनसे तुलना कर रहे हैं उसके सामने या किसी और या अकेले में भी उसको हतोत्साहित कर रहे हैं कि यार तुमसे यह काम नहीं होगा, ये तुम नहीं कर पा रहे हो, बार बार तुम कम नंबर लेकर आ रहे हो। तो ये सब नहीं करनी है। और कभी भी बच्चों को हतोत्साहित, जहाँ तो हतोत्साहित, तुलना, फलाना ढकाना ये सब दिखे तुरंत गलत मार दीजिएगा। क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। तो चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने, यानी कि व्यक्तिगत वाक्य, इंडिविजुअल के को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो देख लेते हैं। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्म केंद्रियता को बढ़ावा देता है। हतोत्साहित देखिए आ गया, तुरंत ऑप्शन गलत मारिएगा। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। देखिए हतोत्साहित आ गया, तुरंत गलत। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वयं नियमन सुसाधित होता है। देखिए प्रोत्साहित यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी है, तो देखते हैं कौन सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म। देखिए शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म, यहाँ पे जिम्मेदारी खत्म करने की बात आ रही है, किसकी? शिक्षक की। तो यहाँ पे तो हतोत्साहित मिला, ये भी मिला, तो हमारा ये दोनों कट गया। लेकिन जब आप लोग देखेंगे इसमें भी प्रोत्साहित है, इसमें भी प्रोत्साहित है, तो हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे कि उससे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उससे स्वनियमन सुसाधित होता है। बिल्कुल सत्य, क्योंकि इसमें शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म कर दी गई, यानी कि निष्क्रिय रूप मान लिया गया, तो यानी कि हमारा ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बस ऐसे ही आप लोग को पेडागोजी करना है और कुछ नहीं करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। जैसे हम अपने मन से ये क्वेश्चन नहीं लेकर आए हैं, तो कैसे लेकर आए हैं? PYQ में पूछा हुआ सब के सब प्रश्न है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रहता अभाव नहीं है, तो आप लोग को बता रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को कट करना है। तो देखिए नामांकन आ गया, पृथक्करण आ गया, तुरंत गलत हो गया। नामांकित कभी भी नहीं करना है, पृथक्करण अलगाव कभी भी नहीं करना है। शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूल, देखिए विशेष स्कूल आ गया। विशेष स्कूल की भी बात करेगी नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा यही कहती है कि सभी को समान रूप से शिक्षा हम दें, किसी को अलग से विशेष नहीं। तो देखिए विशेष सीडीपी की क्लास जब मेरा वो लिए थे हम पॉजिटिव निगेटिव, तो सीडीपी की क्लास में बताए थे कि जहाँ विशेष स्कूल की बात करें, विशेष शिक्षा की बात करें, तुरंत वो गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। कक्षा में एकल संस्कृति, यानी कि एकल संस्कृति मतलब कि केवल संस्कृति को प्रोत्साहित करके इसके प्रति, देखिए प्रतिस्पर्धा आ गया, तो कभी भी प्रतिस्पर्धा की बात करें तुरंत वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एकल संस्कृति यानी केवल आ गया, ये भी गलत। देखिए ये हमारा ऑप्शन पहला इसलिए सत्य होता है कि यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। अगर यहाँ पे रहता अभाव है, कमी, अभाव मतलब कमी, यानी कि कमी है, तो कमी की बात करेगा तो कमी है, तो हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा है कि कमी नहीं है, कमी के रूप में नहीं लेना है, संसाधन के रूप में लेना है, यानी कि कमी के रूप में नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हमारा सत्य हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए निगेटिव, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। अगर आप लोग को जिस ऑप्शन में पुस्तक केंद्रित दिखे, पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिखे, शिक्षक केंद्रित दिखे, वो क्या हो जाएगा? गलत मार दीजिएगा। तो कभी भी हमको पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यक्रम या अन्य केंद्रित दिखे, वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए। हमें बालक को क्या करना है? बालक को हमें केंद्र के रूप में मानना है। एक बालक को आप लोग सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय मान लीजिए, क्योंकि अगर आप सीटेट का एग्जाम देंगे तो बालक के खिलाफ आप लोग को नहीं जाना है। जहां जिस ऑप्शन में बालक के खिलाफ के बारे में अगर बात कर दी, तुरंत वो गलत हो जाएगा।
पैडागोजी सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि बालक के खिलाफ आप लोग को नहीं जाना है। क्या करना है? बालक को भगवान का दूसरा रूप मानना है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय मानकर आप ऑप्शन को टिक करेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं। तो पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित कभी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ केंद्रित की बात करेगा तो बालक के पास आप लोग जाएंगे। देखिए, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। क्या? एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम है। तो देखिए, बाल केंद्रित आ गया, यहाँ पे तुरंत आंख बंद करके मार दीजिएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, उपदेशात्मक कभी तक उपदेशात्मक नहीं होनी चाहिए। कंठस्थीकरण यानी कि रोड मेमोरी, रट्टा मारने की बात आ गई, ये भी गलत। तो कैसी होनी चाहिए? यह बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, जहां आप लोग को दिखे तुरंत धाए से मारिएगा सही, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन अनेक प्रकार से बालक क्या करते हैं, सोचते हैं। तो अगर आप लोग को समालोचनात्मक चिंतन, मान लीजिए अपसारी चिंतन भी, अपसारी चिंतन जहां भी दिखे वो भी सत्य हो जाएगा। एक अपसारी चिंतन होता है, एक अभिसारी चिंतन होता है। क्या? अभिसारी। तो अपसारी चिंतन किसे कहते हैं और अभिसारी चिंतन हम बता दे रहे हैं। तो अपसारी चिंतन देखिए सत्य हो जाएगा, अभिसारी गलत हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन ये भी हमारा सत्य है, क्योंकि अपसारी चिंतन ही मान लीजिए होता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो अपसारी चिंतन उसे कहते हैं जिसमें अनेक प्रकार से उत्तर निकल कर आए, यानी कि, और अपसारी चिंतन उसे कहते हैं सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही उत्तर हो। तो अपसारी चिंतन का उदाहरण हम आप लोग को दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर बोल दिया जाएगा कि भारत के बारे में आप लोग लिखिए, तो भारत के बारे में आप लोग तो बहुत प्रकार से लिख सकते हैं, अनेक प्रकार से लिख सकते हैं। उसका उत्तर बहुत ज़्यादा निकल गया कि भारत ये है, भारत की राजधानी ये है, भारत में इतने जनसंख्या है, भारत में इतने इतने अच्छे अच्छे बहुत सारे इतिहास, हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत कुछ लिख सकते हैं। लेकिन अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही उत्तर निकल कर आता है। जैसे कि मान लीजिए बोल देगा कि भारत की राजधानी है, क्या है, तो ये किसको दर्शा रहा है? तो ये अभिसारी चिंतन को दर्शा रहा है, क्योंकि उसका उत्तर एक ही निकल कर आ रहा है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, इसके अलावा तो और कोई उत्तर होगा नहीं। पूछ देगा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, तो इसके अलावा लखनऊ के अलावा तो और कोई उत्तर होगा नहीं। तो एक ही उत्तर बस निकल कर आए तो वो अभिसारी होता है, तो इसको गलत माना गया है। अगर अभिसारी चिंतन से अनेक प्रकार के उत्तर निकल कर आए, जैसे पेड़ों के लाभ बताइए, तो पेड़ों के लाभ बताएंगे तो सिर्फ पेड़ के लाभ ये थोड़ी ना बताएंगे कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, सिर्फ एक ही उत्तर थोड़ी बताएंगे। अनेक प्रकार पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब छांव देते हैं, हमें भोजन देते हैं, अनेक प्रकार से लाभ बताएंगे पेड़ों के। तो ये अपसारी चिंतन होता है। तो वही है कि समालोचनात्मक चिंतन वही कहा गया है, क्रिटिकल थिंकिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सोचने समझने की शक्ति देती है। तो चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, तो क्या है देख लेते हैं। तथ्य और ज्ञान के कंठस्थीकरण, देखिए कंठस्थीकरण आ गया, तुरंत गलत हो गया। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना, देखिए विषय वस्तु को बढ़ाने की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। बढ़ाने की नहीं, फ्लेक्सिबल लचीला बनाए, कम करने की बात करता है एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 भी यही कही थी। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित, बिल्कुल समालोचनात्मक चिंतन, खोजबीन भी हमारा सत्य है, खोज करके हैंड टू एक्टिविटी करके बच्चे अपने आप से स्वयं खोजते हैं। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। तो परीक्षाओं के लिए क्या, परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी, परीक्षाओं के लिए, सिर्फ और सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, तो हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निगेटिव टैक्स वर्ड कलन विधि, अगर जहां आप लोग को कलन विधि दिखे, एल्गोरिदम जिस ऑप्शन में दिखे कलन विधि, वह हमारा क्या हो जाएगा, तुरंत उसको गलत मार दीजिएगा।
कलन विधि को तुरंत गलत मारिएगा, वहां से तुरंत गलत मार कर निकलेगा। कलन विधि किसे कहते हैं आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, जहां एक प्रकार से एक ही तरह से हल किया जाए उसको कलन विधि कहते हैं। तो आप बालक को जब एक ही प्रकार से, सिर्फ एक ही प्रकार से हल करवाएंगे, सिखाएंगे, तो हमारा निगेटिव होगा। बालक को अनेक तरह से सोचने दीजिए, अनेक तरह से गलतियां करने दीजिए, तभी वो सीखेंगे। तो कलन विधि यही कहती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से उसको सिखाना, हल कराना, यही कलन विधि है। तो इसको निगेटिव माना गया है। तो जहाँ कलन विधि दिखे तुरंत गलत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 4 3 2 5 इसको जोड़ना है, तो हम लोग छोटे थे तो इस तरह से जोड़ते थे, और आप बार बार बालक को इस तरह बता रहे हैं, रटवा रहे हैं। आप बालक को करने दीजिए जैसे सीख रहा है, अनेक प्रकार से सीखेगा, वही हमारा सबसे बेस्ट होगा। तो कलन विधि आप लोग को यही बताता है कि सिर्फ एक ही तरह से सिखाना, हल करना, तो इसको निगेटिव माना गया है। तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि के उपयोग से, देखिए कलन विधि आ गया, अब मारिए गलत, तुरंत हमारा गलत मार्ग धांस निकलिए एकदम। शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्न हल कर रहा है। देखिए, आप कुछ पूछ रहे हैं तो शिक्षक क्या कर रहे हैं, सिर्फ श्यामपट्ट पे हल कर रहे हैं। यहाँ पे हल करने की बात कर रहा है। ये पुराने ज़माने में देते थे, होमवर्क देते थे, लाते थे बच्चे, उस पर हल कराए जाते थे, ये गलत माना गया है। एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण यानी कि खोज आधारित में व्यस्त संलग्न रूप से हैं, तो हमारा सत्य हो जाएगा। विद्यार्थी के सामूहिक रूप से पहाड़ों को एक लय में, देखिए पहाड़ों को एक लय में यानी कि रटवाने की बात कर रहा है। कोई दो या एक बालक खड़े हो जाते थे, दुई एकम दुई, दुई दूना 4, दुई तिया 6, ऐसे बोलते थे, तो पीछे से पीछे उन लोग को दोहराते थे, क्योंकि एक लय में गा रहे हैं, रट्टा मारने की बात हो रही है, तो यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखिए, जहां आप लोग को पृथक्करण की बात दिखे, जिस ऑप्शन में नामांकित दिखे, अलगाव दिखे, उच्च ग्रेड की बात दिखे, परीक्षा फल की बात दिखे, रोजगार की बात दिखे, नौकरी की बात दिखे, कभी भी सेग्रेशन लेबलिंग भी नहीं करना है बच्चों को, तो ये सब जहां जिस ऑप्शन में दिखे तुरंत इन सबको क्या करना है, ढांस से आपको गलत मारनी है। तो चलते हैं, इसको देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा में यानी कि किसकी आवश्यकता होती है। सीखने का अनुकूलन माहौल, बिल्कुल। विद्यार्थियों का नामीकरण, देखिए नामीकरण आ गया, नामांकित जस्ट बताए हैं। अलगाव करे, अलगाव दिखे, सेग्रेशन तुरंत गलत मारिएगा। रूढ़िवादिता को मजबूत करना, देखिए रूढ़िवादिता को मजबूत बनाना नहीं, रूढ़िवादिता को कम करने की बात कहे तब हमारा सत्य हो गया। रूढ़िवादिता क्या है, रूढ़िवादिता ये है कि बालक बालक वाला काम करेंगे, लड़की लड़की वाला काम करेंगे। ये पुरानी प्रथाओं से चली आ रही है कि बालिकाएं ये सब करेंगी, बालक ये सब करेंगे। ये अपने मन भड़क में बनाया हुआ एक क्या है, तो रूढ़िवादिता को मजबूत देता है कि नहीं, बालक मैथ में अच्छे होते हैं तो मैथ लेंगे, बालिका बायो में अच्छी होती है तो बायो लेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बालिका भी मैथ ले सकती हैं, बालक भी बायो ले सकते हैं। कोई ये सब काम नहीं करना है, रूढ़िवादिता को मजबूत नहीं करनी है, रूढ़िवादिता को कमी करनी है। तो आप लोग समझ गए होंगे रूढ़िवादिता क्या है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो जाएगा, सीखने का अनुकूल माहौल। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है। देखिए, समावेशन का नियम वही कहता है जो सभी की शिक्षा समान रूप से सबको दे, क्योंकि हमारे जाति होती हैं, अनेक अनेक तरह की जातियां हैं हमारे देश में, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, विविधताएं हैं, तो उनको सबको सम्मान के रूप में देखना है। तो यही हमारा समावेशन है। तो विभेदन भेदभाव, देखिए कभी भी भेदभाव की बात आ गई, देखिए मानकीकृत आ गई, देखिए पृथक्करण नामांकित भी आ गया। तो जितने पॉजिटिव टैक्स वर्ड्स और जितने निगेटिव टैक्स वर्ड्स हैं सब अपने माइंड में याद करिएगा, और उसके बाद से आप PYQ सॉल्व करिएगा, देखिएगा एक भी पैरागोजी आपका गलत नहीं होगा।
तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को अस्वीकार करना, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर 3 सत्य हो जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है वो क्या है? वही है कि जो अनेक प्रकार की विविधताएं, अनेक प्रकार की हर लोगों की अलग अलग भाषा होती है, हर लोगों की अलग अलग संस्कृति होती है। तो ये सब क्या, उन सब की जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत होते हैं, जो उन लोग की विभिन्नताएं होती हैं अलग अलग, उनको क्या करना है, एक समाधान के रूप में नहीं लेना है, उनको स्वीकार करना है, क्या बढ़ावा देना है, ना कि उसकी अवहेलना करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। देखिए निगेटिव वर्ड, समेटिव असेसमेंट जिसे योगात्मक आकलन कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। तो यहाँ पे योगात्मक आकलन हमारा गलत इसलिए होता है क्योंकि योगात्मक आकलन क्या करता है, वो अर्धवार्षिक यानी कि लास्ट में जो परीक्षार्थी का आकलन किया जाता है विद्यार्थियों का, तो वो क्या होता है, योगात्मक आकलन। जैसे कि अर्धवार्षिक के लास्ट में एग्जाम लेना, वार्षिक के एग्जाम में क्या लेना, एग्जाम। तो ये योगात्मक आकलन कहता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन उसे कहते हैं पाठ्यक्रम के दौरान जो आकलन किया जाता है वही फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन होता है। जैसे कि पढ़ाते पढ़ाते वक्त कोई बालक से कोई कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है टीचर यानी कि अध्यापक, तो तुरंत वहाँ पे बता देता है, और नहीं बताता है तो तुरंत उसका समाधान भी बताता है। तो पाठ्यक्रम के दौरान लिया गया आकलन सबसे बेस्ट होता है, वही हमारा रचनात्मक आकलन कहलाती है। योगात्मक आकलन जो पाठ्यक्रम के दौरान के एकदम लास्ट में एंड में लिया जाता है आकलन, जो समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन होता है, जो इसको निगेटिव माना गया है और ये गलत होता है। तो रचनात्मक आकलन हमारा सत्य हो जाएगा। एक आता है पोर्टफोलियो, क्या, एक पोर्टफोलियो आता है, ये भी हमारा सत्य है क्योंकि पोर्टफोलियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो में बालक की एक्टिविटी, क्या क्या एक्टिविटी हैं, क्या क्या बालकों की अचीवमेंट हैं, क्या कमियां हैं, नाम नेम रिकॉर्ड सब उसमें एक रहता है, एक फाइल होती है और उसी फाइल में बच्चे की जितनी एक्टिविटी अचीवमेंट कमियां सब रहती हैं, सब उसमें एक रिकॉर्ड होती है। तो याद रखेगा पोर्टफोलियो किसे कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए ये क्या कह रहा है। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे। तो देखिए योगात्मक क्या बताए हैं, गलत। मानक संदर्भित, जहाँ देखिए मानकीकृत मानक वही है, मानकीकृत देखिए गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, रचनात्मक आकलन हो जाएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए तुलना और उपेक्षा यानी कि इग्नोर। तो कभी भी बच्चों को तुलना नहीं करना है कि तुमसे ज़्यादा ये तेज है, तुम इसे गधे हो, तुम ये हो तो वो हो, फलाने ढकाने ढिमकाना जो भी हो। तो तुलना कभी भी बच्चे को नहीं करना है और ना ही इग्नोर उपेक्षा। जहाँ उपेक्षा दिख जाए इग्नोर की बात, तुरंत वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और अवसर पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों को क्या करेंगे, अवसर देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसका देख लेते हैं। देखिए मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। तो अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है, इसका चित्रण करना। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। तुलना में देखिए तुलना आ गया, तुरंत गलत हो जाएगा। मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग, देखिए लेबलिंग आ गया, ये भी गलत कर दीजिए। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना, बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 सत्य हो जाएगा। जो आपको जिस ऑप्शन आप लोग को सही नहीं दिखेगा, तुरंत जो आपको नहीं आ रहा है जो क्वेश्चन या ऑप्शन जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग गलत छांटिएगा। जैसे कि तुलना आ गया, बच्चे की लेबलिंग आ गया, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है इसका चित्रण करना, सिर्फ चित्र बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा देखिए बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मिल गया। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा, देखिए उपेक्षा आ गया यानी कि इग्नोर आ गया, क्या इग्नोर आ गया, तुरंत इसको गलत मारिए।
कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देखिए प्रजातंत्र, जहां आप लोग को प्रजातंत्र दिखिए लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, वो हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात किया गया है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमारी जो संस्कृति, हमारा जो भारत है वो प्रजातंत्र है, एक संवैधानिक मतलब लोकतांत्रिक है, जो सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। संस्कृति, सभी की संस्कृति सम्मान मानता है। हर एक जातियों के अलग अलग जाति, तो अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग भाषाओं वाले होते हैं, अलग अलग विविधताओं वाले होते हैं, तो सबको एक समान रूप से कक्षा में पाठ्यक्रम कराया जाता है। यही हमारी प्रजातंत्र कहलाती है, सभी को समान रूप से देखें। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, गलत हो जाए, क्योंकि प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक ही है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा, विद्यार्थियों को समस्या, उसकी गलतियाँ, उसकी त्रुटियाँ जो होती हैं उनको हतोत्साहित नहीं करनी चाहिए, प्रोत्साहित करनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सत्य हो गया। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक, देखिए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बालक केंद्रित होनी चाहिए, और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होनी चाहिए। मतलब शिक्षक की इतनी पावर हो गई है कि वो निर्धारित नियम करे, नहीं। देखिए यहाँ पे ये भी गलत हो गया। कभी भी बालक के खिलाफ नहीं जाना है। बालक को आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बालक के हित में जो ऑप्शन आ रही है उसको मानकर चलेंगे तो हमारा सीटेट एग्जाम और अच्छे से कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सत्य हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे पॉजिटिव वर्ड्स। देखिए वास्तविक जीवन दैनिक जीवन से जोड़ना। अगर आप लोग की रियल लाइफ की बात हो रही है जोड़ने की, दैनिक जीवन से जितनी समस्याएं एक्टिविटी होती हैं दैनिक जीवन से जोड़ना, जो वास्तविक जीवन होती है रियल लाइफ, उससे जोड़ने की बात की जाए, वही हमारा सत्य होगा। तो चलते हैं देख लेते हैं। तो बालक को कैसी सीखनी चाहिए, रियल लाइफ यानी कि दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो विद्यार्थी को विशेष कोचिंग। देखिए विशेष कोचिंग यानी कि विशेष स्कूल की बात कर दे, विशेष शिक्षा की बात कर दे, विशेष कोचिंग की बात कर दे, तुरंत गलत हो जाएगा। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का, देखिए पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को बहुत सारे होमवर्क कार्यपत्र देना, जहां होमवर्क कार्यपत्र की बात आ जाएगा तुरंत हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए निगेटिव अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, जहां जिस ऑप्शन में आप लोग डिसिप्लिन की बात कह दे यानी कि अनुशासन की बात कर दे, कक्षा को नियंत्रण या बालक को नियंत्रण कंट्रोल करने की बात कर दे, तुरंत गलत हो जाएगा। खाली स्लेट यानी कि ब्लैंक पेपर की बात कर दे, तुरंत गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चों को हम लोग खाली ब्लैंक पेपर नहीं मान सकते हैं। तो जहां खाली स्लेट, ब्लैंक पेपर या अनुशासन, डिसिप्लिन, नियंत्रण, कंट्रोल जहां दिखे तुरंत वो हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिव वर्ड देखिए लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक यानी कि प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक क्या होता है हम अभी जस्ट बताए हैं। चर्चा, बच्चों को क्या करें, चर्चा में भाग लेना, डिस्कशन करना, ये हमारे बहुत ही अच्छा है। संवेग इमोशन, जो इमोशन होते हैं बालक के और शिक्षार्थी अध्यापक के दोनों का संवेग इमोशंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशंस के रूप में अगर अध्यापक एक्टिविटी करा रहा है तो और बेस्ट है। और जिस बालक में इमोशन संवेग है वो अच्छी तरह से समझेगा। मान लीजिए कहीं रोड पे जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए, किसी से लड़ाई हो गई, अगर लड़ाई में फंस जाते हैं तो काम आपका नहीं होता है। तो अगर आप कह देंगे चलो बाद में देख लेंगे इसको, हम पहले अपना काम करते हैं, तो इमोशंस पे भी होना बहुत ज़रूरी है कंट्रोल। तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं से करके सीखना, ये सब क्या है? पॉजिटिव है। तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। प्रजातांत्रिक परिवेश देखिए आ गया, हमारा यही सत्य हो जाएगा।
अध्यापकों की कोई भूमिका या सहभागिता, देखिए अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं होगी, तुरंत गलत, क्योंकि माता पिता, सिर्फ और माता पिता का ही कार्य है। संवेगात्मक जो रूप है इसमें अध्यापक का कोई रोल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। कक्षा कक्ष का नियंत्रित, देखिए नियंत्रित यानी कंट्रोल हमें नहीं करना है, चाहे बच्चे को चाहे किसी और को, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक क्लासरूम किसी को भी नहीं। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, देखिए अधिकारवादी, इतनी पावर हो गई है कि कक्षा कक्ष का हम अधिकारवादी परिवेश बना दें। कभी भी निर्देश अधिकार ये सब दिखे बच्चों के खिलाफ तुरंत गलत मार दीजिएगा। तो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो जाएगा। देखिए एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? तो किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? बच्चों के वार्तालाप द्वारा, बिल्कुल डिस्कशन, वार्तालाप, चर्चा, ये सब। अध्यापक के संवेगों द्वारा, बिल्कुल अध्यापक का संवेग इमोशंस और बच्चों का भी संवेग इमोशंस रहेगा, वो भी सत्य। बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, बिल्कुल पॉजिटिव सकारात्मक संबंध होना चाहिए। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन, बाह्य रूप से और अनुशासन, देखिए डिसिप्लिन की बात आ गई, हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि पहला दूसरा तीसरा हमारा सत्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किसमें हमारा सत्य है, पहला दूसरा तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? सकारात्मक रूप से, तो एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन, देखिए इतनी पावर हो गई है कि एक शिक्षिका तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करे, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। पुरस्कार एवं, देखिए पुरस्कार भी आ गया और सजा भी आ गया। बच्चों को अनुशासित रखकर, ये भी देखिए 3-3 गो आपको निगेटिव मिल गया, पुरस्कार मिल गया, सजा मिल गया, अनुशासित मिल गया। अब इन तीनों में एक भी कोई रहता, सिर्फ और पुरस्कार रहता तो तभी गलत हो जाता, सिर्फ और सिर्फ सजा रहता तब पर भी गलत, और अनुशासन सिर्फ रहता तब पर भी गलत। तो यहाँ पे 3-3 निगेटिव मिल गया इस ऑप्शन में, तो वैसे ही गलत हो गया। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। संवेग इमोशन क्या है, पॉजिटिव बताए हैं, तो बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सत्य हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण, देखिए विभेदीकरण आ गया, गलत हो गया। अलग अलग समूह में, देखिए अलग अलग, ये भी आ गया। तो ये कितना निगेटिव मिल रहा है बताइए? अगर आप निगेटिव ये सब पढ़ लेंगे, हम आप लोग को पीपीटी यही पीडीएफ सेम यही हम देंगे आप लोग को, ये नहीं कि हैंड रिटेन में देंगे, यही आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। एक बार वीडियो देखने के बाद 2-3 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से, देखिए सीटेट आप लोग को समझ में आने लगेगा। तो ये वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जा सकता है? तो क्या खाली स्लेट के रूप में हम क्या बताए हैं? जहाँ खाली स्लेट ब्लैंक पेपर देखे तुरंत गलत मार दीजिएगा। छोटे वयस्क के रूप में नहीं, निष्क्रिय के रूप में नहीं, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जा सकता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। बताइए इतनी दोस्तों बताइए मेहनत किया हूँ आप लोग के लिए, पूरी रात भर 2 रात 3 रात जगे हैं, तब जाके ये पीपीटी तैयार किया हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू को एनालिसिस किया हूँ, वहाँ से क्वेश्चन उठाया हूँ, कहाँ किसको कैसे रखना है कि आप लोग को समझ में एकदम आ जाए। नहीं तो हैंड रिटेन में लिख कर देते हैं, क्या फ़ायदा होता। इतना अच्छी तरह से पीपीटी तैयार किया हूँ आप लोग के लिए, तो बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको पीपीटी लेकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, पॉजिटिव वर्ड, देखिए जिज्ञासा, बच्चों में क्यूरियोसिटी जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं, देखिए एक अध्यापिका चाहती हैं, क्या चाहती हैं देख लेते हैं। एक अध्यापिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें। कितना आंतरिक रूप से, उसे क्या करना चाहिए? देखिए आंतरिक रूप से, अगर आप मोटिवेशनल अभिप्रेरित की बात अगर दिख जाए, ऑप्शन में देता है कि एक विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित होता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, तो ऑप्शन में रहेगा आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से। तो आप लोग आंतरिक रूप से इंटरनल मोटिवेशन को मारिएगा, क्योंकि बच्चे में आंतरिक अभिप्रेरित जिसमें होगी वो बहुत अच्छा काम करेगा, और बाह्य अभिप्रेरित
दुनिया को बाहर को देखकर विपरीत हो जा रहा है तो उसको निगेटिव माना गया है। खुद से इंटरनली अगर मोटिवेट हो वो बेस्ट है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित, देखिए प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रतियोगिता की बात आ गई, गलत हो गया। और देखिए तुलना की बात आ गई, दो दो देखिए दो दो निगेटिव आ गया, प्रतियोगिता और तुलना दो दो निगेटिव, ऐसे ही गलत हो गया। बच्चों में डर और चिंता, देखिए डर और चिंता, डर कभी भी, चिंता भय, ये सब नहीं करना है, ये भी गलत हो गया। भौतिक पुरस्कार, देखिए पुरस्कार की बात आ गई, भौतिक पुरस्कार, ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और उसे सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब जितने हम आप लोग को पॉजिटिव और निगेटिव कराए हैं सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको चलने से देखिए अभी बहुत है, अभी भी हम लोग करने वाले हैं। तो इससे पहले हम आप लोग को बता दे रहे हैं, अगर आप लोग को सिर्फ वीडियो देखना है तो इस वीडियो से आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप लोग को इस वीडियो का ई बुक अगर प्राप्त करनी है तो मात्र 21 रुपीज़। देखिए व्हाट्सअप नंबर है 7376404523। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग किसी की मोबाइल से आप लोग गूगल पे फ़ोन पे करा सकते हैं या करा सकती हैं। और जिस व्हाट्सअप पे आप लोग को यही पीपीटी हम देंगे, ये नहीं कि कोई दूसरा देंगे, हैंड रिटेन में बिल्कुल नहीं देंगे। जो ये कंटेंट हम तैयार किए हैं, करवाए हैं, मात्र एक, देखिए ये कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। इसको करवाने के लिए जो इसको मेहनत हम करवाए हैं सिर्फ उसी का प्राइस है, जो हम इसको रंग बिरंग में इसकी मेहनत है, बस और कुछ नहीं है। जी ज़्यादा प्राइस नहीं है, क्योंकि ये जो संपूर्ण पैडागोजी है दोस्तों, ये पूरा 75 से 80 नंबर आप लोग को कवर कराएगा। क्योंकि अगर इसको अच्छे से आप लोग दिमाग में रट्टा मार लिए तो आप सीटेट के एग्ज़ाम में बस थ्योरी जो होती है थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, वो भी हम सारा पैडागोजी लेकर आएंगे, सारा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, ईवीएस की महामैराथन लेकर आने वाले हैं। ऐसा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करेंगे कि कोई किसी ने नहीं दिया होगा। तो देखिए मात्र कितना रुपए, 21 रुपये। फ़ोन पे गूगल पे किसी नंबर से भी कराकर इस व्हाट्सअप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजवा सकते हैं और उसी जिस व्हाट्सअप पे आपको चाहिए उसी व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा कि मात्र 21 रुपीज़ का। और इसी व्हाट्सअप पे आप लोग को चला जाएगा संपूर्ण पैडागोजी की ई बुक, बहुत ही शानदार तरीके से। और हाँ ये मत सोचिएगा कि हम हैंड रिटेन में देंगे। देखिए 21 रुपये आप लोग के लिए ज़्यादा है नहीं, मात्र 2 मोमोज एक छोले भटूरे की दाम है। तो एक दिन आप नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप इसको कर रहे हैं तो देखिए एक बार वीडियो देखने के बाद तुरंत इसको, अगर आप सनसनी निगाह से एग्ज़ाम के जस्ट 10 मिनट पहले भी इसको पीपीटी से पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा निचोड़ ये ही सब संपूर्ण पैडागोजी पर ही आप लोग का है। क्वेश्चन ऑप्शन यही सब मिलेगा। जो ऑप्शन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो इसी कीवर्ड से आप लोग ऑप्शन को काट कर उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो जो आपको जिसको चाहिए वो आप लोग 73 76 40 45 23 किसी के भी गूगल पे फ़ोन पे से आप लोग मरवा सकते हैं। और जिस व्हाट्सएप पे चाहिए उसी व्हाट्सएप से आप लोग इस पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आप लोग को पीपीटी पहुंच जाएगी। तो निगेटिव वर्ड्स देख लेते हैं। देखिए जहां व्याख्यान, परिभाषा, उच्च ग्रेड की बात करें, नंबर की बात करें, परिभाषा, रटंत की बात करें, तुरंत वो उसको गलत मार दीजिएगा। ये एसएसटी के लिए, एसएसटी में तो यहाँ से और ज़्यादा पूछता है, क्योंकि यही सब रहता है एसएसटी में पैडागोजिकल। तो चलते हैं। देखिए एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती हैं, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए देख लेते हैं। व्याख्यान विधि का अधिक प्रयोग करना चाहिए। लेक्चर मेथड तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, प्राइमरी जूनियर में नहीं, उच्च लेवल में करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं। केवल पाठ्य पुस्तक के इस्तेमाल, क्या केवल अब पाठ्य पुस्तक इस्तेमाल करेंगे, देखिए गलत हो गया। आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करने के लिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों को बिना किसी मार्गदर्शक खुद काम करना देंगे। तो देखिए आप रास्ता दिखाएंगे, विद्यार्थी काम करते हुए चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिना किसी मार्गदर्शन के
आप थोड़ा सा भी मार्गदर्शन नहीं देंगे, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं, देखिए पॉजिटिव वर्ड्स और निगेटिव वर्ड्स। देखिए खोज आधारित और प्रयोगात्मक अधिगम, स्टोरी टेलिंग मेथड या कथावाचक कहानी के माध्यम से। वही कथावाचक वही होता है, वही कहानी होता है, वही स्टोरी टेलिंग मेथड होता है। बच्चे खोज आधारित जो भी एक्टिविटी करें, खोज आधारित स्वयं से करें और बेस्ट होगा। प्रयोगात्मक अधिगम के रूप से करें, प्रैक्टिकली रूप से, और स्टोरी टेलिंग मेथड सुनाइए कथावाचक कहानी के माध्यमों से। जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई कथा सुना रहे हैं, यानी कहानी स्टोरी सुना रहे हैं बालकों को, तो ये नहीं कि आप भूत प्रेत कहानी, चूहा बिल्ली, ये सब कहानियाँ सुनाएं। नहीं, मतलब कोई ऐसी हो जो हिस्टोरिकल फैक्ट हो। जैसे कि मान लीजिए कड़म मल्लेश्वरी के बारे में बता दीजिए, हमारे अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में बता दीजिए, सुनीता विलियमसन, इन लोग के बारे में आप लोग स्टोरी सुनाइए, कहानियों के माध्यम से बताइए। तो ये क्या होगा, और हमारा बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, निकल कर आएगा। तो ये क्या है कि इस पर आप लोग को भी कहानी सुनानी है जो कोई अथेंटिक हो, ये नहीं कि कोई ऐसा ही भूत प्रेत मरण धड़न कहानियाँ सुना दे, नहीं। तो जब आप लोग पाठ्यक्रम के दौरान कोई ऐसी कहानियाँ कथावाचक स्टोरी टेलिंग मेथड से सुनाते हैं, तो ऐसी कहानियाँ सुनाइए जो कोई अथेंटिक हो। ठीक, जैसे कड़म मल्लेश्वरी, कल्पना चावला, अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, जितने हैं इन लोग के बारे में बताइए। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, तो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उनके अनुसार क्या है तो देख लेते हैं। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे केवल पूर्व निर्धारित वस्तु पर हम आप लोग को क्या बताए हैं कि केवल दिखे, और ये भी बताए हैं कि किस पर केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। हम बताए हैं विषय वस्तु पर केंद्रित कर दिया है यहाँ पर। जहाँ आप लोग को पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिखे, जहाँ आपको अध्यापक यानी कि टीचर केंद्रित दिखे, तो तुरंत गलत मारिएगा। बालक को छोड़कर किसी के लिए अगर केंद्रित कर रहा है, किसी को भी, तुरंत वो गलत मारिएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा कैसा होनी चाहिए पाठ्यक्रम, बालक केंद्रित होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये अध्यापक है, ठीक, अध्यापक है और ये बालक है, तो बालक को बीच में केंद्र मानिएगा। बालक के खिलाफ नहीं जाना है, तो बालक को क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट मान लीजिएगा, भगवान का दूसरा रूप मान लीजिए। बस इतना जानिए कि बालक के खिलाफ हमें नहीं जानी है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होनी चाहिए, गलत हो गया। समस्या समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल। देखिए समस्या समाधान एक क्या है, देख समस्या जो है इसको समाधान लेंगे, ना कि कमी लेंगे, ना कि रुकावट लेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करिएगा। तो समस्या समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सत्य हो गया। तीसरा देख लेते हैं, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग आ गया। तो क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन हम आप लोग को क्या बताए हैं, पॉजिटिव बताए हैं। और समालोचनात्मक चिंतन के साथ साथ क्या बताए हैं, अभी जस्ट अपसारी चिंतन बताए हैं। जहाँ अभिसारी चिंतन दिख जाए वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभिसारी चिंतन में आप लोग को बताए हैं अभी जस्ट ऊपर कि उसमें फैक्ट होता एक ही उत्तर निकल कर आती है। समालोचनात्मक चिंतन अनेक तरह से सोच सकते हैं वाचक बालक, और जैसे कि अपसारी चिंतन में कि भारत की राजधानी क्या है, ये हो जाएगा आप लोग का अभिसारी। भारत के बारे में बताइए, पेड़ों के बारे में लाभ लिखिए, ये अपसारी चिंतन हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन जिसे बालक अनेक तरह से सोच सकते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, सत्य हो गया। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो अन्वेषण निर्धारित हम क्या बताए हैं, खोज आधारित होनी चाहिए, ये हमारा सत्य हो गया। दूसरा तीसरा चौथा, तो ऑप्शन में देखेंगे दूसरा तीसरा चौथा कहाँ है, तो ऑप्शन दूसरा तीसरा हमारा सत्य हो गया। अगर आप लोग को नहीं भी आ रहा है ऑप्शन,
तो पहले अगर जैसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया तो हम आप लोग को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। तो पहले इसमें से चारों ऑप्शन में देखिएगा कौन सा गलत है। तो गलत देखिए केवल आ गया, केवल को काट दीजिए। तो पहला आप लोग पहले तो पहला ऑप्शन को काटिएगा, देखिए पहला है कट गया, इसमें भी पहला है कट गया, ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन पहला ही तीनों में मिल गया। तो हमारा बच्चा बस वही, तो वही हमारा एक लास्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन जो ऑप्शन में नहीं भी आ रहा है तो उसको काट दीजिएगा। ऐसे ही जो पहले ऐसे बहुत देता है तो ऐसे ही काटने का प्रयास। देखिए पेडागोजी सॉल्व करने का, सीटेट का एग्जाम सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो नहीं आ रहा है उसको काट दीजिए, पहले उत्तर अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग करिएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। देखिए अन्वेषण अन्वेषण आधारित अधिगम बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अन्वेषण खोज आधारित। कथावाचन क्या बताए हैं, कहानियों के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग माध्यम से, तो हमारा ये भी सत्य हो गया। देखिए वेधन तथा बार बार क्षमता, हम बताए थे वेधन और बार बार क्षमता अभ्यास आ जाए तुरंत गलत हो जाएगा। चर्चा में देखिए अगर तीसरा आप लोग को नहीं आ रहा है तो पहले आप लोग तीसरा ऑप्शन देखिए, आप लोग को मिल गया वेधन तथा बार बार। तीसरा पहले ऑप्शन काटिए, तीसरा इसमें है कट गया, तीसरा इसमें भी है कट गया, तीसरा इसमें भी है। अगर नहीं भी आ रहा है तो ऑप्शन दूसरा नंबर ऐसे ही आपका सही हो जाएगा। तो पहले निगेटिव कीवर्ड पकड़िएगा कौन है, उस ऑप्शन को काटिएगा और उसके बाद से धाए से मार दीजिएगा। देखिए दोस्तों अगर आप लोग को ई बुक लेना है तो 7376404523 पे आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं, किसी के भी मोबाइल से कर सकती हैं या कर सकते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, दोनों किसी भी से। अगर जिस व्हाट्सअप पे आपको जाना है दूसरे नंबर से आप पेमेंट मरवा कर 21 रुपये मात्र, और जिस व्हाट्सअप से आप लोग को लेना है उस व्हाट्सअप से स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। उस पर आप लोग का ये पेडागोजी की जो ई बुक है पहुंच जाएगी। ये मत सोचिएगा कि ये हम यही PDF यही PPT आप लोग को देंगे, हैंड रिटेन में नहीं देंगे, यही देंगे, बिल्कुल सेम देंगे, रंग बिरंगी में देंगे और कुछ नहीं। देखिए मात्र 21 रुपये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग 2 मोमोज और एक छोले भटूरे की दाम है। तो एक दिन अगर आप नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि जो संपूर्ण पेडागोजी है इसी पे एकदम आप लोग का सीटेट का एग्ज़ाम डिपेंड है। अगर ये आप लोग के माइंड में आ गया तो 75 से 80 ऐसे ही क्वेश्चन कर डालेंगे पूरा पेडागोजी सॉल्व करके। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ई बुक चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं भी ले सकते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए पर्याप्त है। अगर जिन लोग को चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले भी सनसनी निगाह से देख लेंगे और जाकर एग्ज़ाम में आप लोग फाड़ कर चले आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैराथन क्लास में मिलते हैं। हर एक मैराथन क्लास आएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।